Hello and welcome everyone. I hope this message finds you fit and fine. नागा इंसर्जेंसी कश्मीर इंसर्जेंसी से भी पुरानी है। इंसर्जेंसी का मतलब जब अपने ही देश के लोग अपनी सरकार, अपनी देश के विरुद्ध हथियार उठा लें। यहां पर हथियार उठाए गए एक अलग देश की डिमांड के लिए, नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड के लिए। जैसे कि कश्मीर इंसर्जेंसी इंडिया की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए एक चैलेंज है, ऐसा ही नागा इंसर्जेंसी भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। लेकिन दोनों के जो रूट्स हैं वो अलग हैं। अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी, इंडिया की तरफ से AK मिश्रा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरलॉक्यूटर जो बातचीत कर रहे हैं NSCN-IM एक इंसर्जेंट ग्रुप से। तो इंसर्जेंट ग्रुप का डिमांड था कि नागालैंड के लिए एक अलग से फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। AK मिश्रा जी मैसेज लेकर गए और कहा ऐसा तो ना हो पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियर इंडिकेशन है, राइट। लेकिन NSCN-IM तो काफ़ी बाद में आया, इससे पहले भी अलग अलग ग्रुप्स थे, राइट। और डिमांड भी टाइम के हिसाब से चेंज होती रही। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी क्या इशू चल रहा है, चलिए जानते हैं इसको इसके रूट से। आप में से जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो इस इंस्टाग्राम हैंडल पे कनेक्ट हो सकते हैं और ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सबसे पहले तो नागालैंड एज अ स्टेट के बारे में बात करते हैं। 16th स्टेट है, 1963 में फॉर्म हुई थी। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देखिए, बॉर्डर देखिए, मणिपुर, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला बॉर्डर जो है ये म्यांमार बॉर्डर है। जब वो नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे हैं तो उनका कहना है, इंसर्जेंट ग्रुप का कहना है कि नागा ट्राइब्स मणिपुर में भी हैं, असम में भी हैं और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में भी हैं और साथ में म्यांमार पे भी हैं। तो ऐसे में इन सबको मिलाकर वो एक नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते रहे हैं। 70% ऑफ दिस प्रेजेंट नागालैंड जो स्टेट है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इकोनॉमी, ट्राइबल पॉपुलेशन है मेजरली, रिलीजन क्रिश्चियनिटी है मेजॉरिटी, लैंग्वेज इंग्लिश है, कैपिटल कोहिमा है, हेट्रोजेनस सोसाइटी है। हेट्रोजेनस मतलब क्या हुआ, विविधता है। जब मैं नागा ट्राइब्स बोल रहा हूं तो ये मत मानिएगा कि ये कोई एक ट्राइब है, राइट। ये एक टर्म है जो सिग्निफाई करती है काफ़ी सारे ट्राइब्स को जिनका डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन है। ये कहा जाता है कि नागा, ये वर्ड एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने डॉक्यूमेंट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ब्रिटिशर्स इंटरेक्ट कर रहे थे बर्मीज से तो उनसे पूछा कि भाई इन नागा हिल्स मीन इन दिस एरिया, तब तो नागा वर्ड भी नहीं था, किस एरिया में कौन लोग रहते हैं, तो कहा गया नाका। सो बर्मीज में नाका का मतलब होता है पियर्स्ड ईयर, बेसिकली नोज या फिर ईयरिंग्स। तो ये नाम उन्होंने नागा एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट कर लिया और फिर ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर हो गया। ये एक व्यू है कि ऐसा हुआ होगा। तो डाइवर्सिटी है मीन्स विद इन ट्राइब्स, और एक लंबे समय तक हमने देखा इन नागा हिल्स में भी इन ट्राइब्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कि कौन ट्राइब सुपीरियर और कौन इन्फीरियर, लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। तो यानी कि इनिशियली से जब हम कह रहे हैं नागा जो इशू है, इसकी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो 13th सेंचुरी है, तो ऐसे में काउंटर उठता है 13th सेंचुरी कैसे हो सकती है, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब है जहां पर सेंस ऑफ कॉमननेस हो और उसके आधार पर आप एक एरिया में एक तरह की गवर्नमेंट के अंडर रहना चाह रहे हो, एक सिस्टम में बिलीव करते हो, राइट। लेकिन जब इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो ऐसे में एक कॉमन आइडेंटिटी क्या वहां पर थी, तो ये ग्रेजुअली डेवलप हुई। हम मेजर पार्ट मान सकते हैं कि 20th सेंचुरी में ये ग्रो हुई। कैसे हुई, इसका एक कारण खुद ब्रिटिशर्स भी हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 टू 1826, जहां पर आज हम नागा हिल्स देखते हैं, वहां पर बर्मीज ने लगातार अटैक किया। जो एरियाज ये ट्राइब्स अपने आप चलाते थे, अपने खुद के कस्टमरी लॉज से, ट्रेडिशन से, विलेज लेवल पर अपनी सरकार चलाते थे, वहां पर जब अटैक होने लगा बर्मीज का तो बर्मीज ने भी एक एरिया कैप्चर कर लिया। ब्रिटिशर्स के लिए नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट था। कारण क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, आप उसके जैसे फर्दर ईस्ट चलते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है लाओस, कंबोडिया, राइट, जो जिसको हम आसियान नेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी फ्रेंच का डोमिनेशन था। तो यानी कि यहाँ फ्रेंच का डोमिनेशन है, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट फिर हम कर सकते हैं ऊपर तिब्बत प्लेट्यू के थ्रू चाइना में। तो ट्रेड के लिए और अदर कॉलोनाइजिंग पावर से सिक्योर अपने राज को करने के लिए, ब्रिटिश राज को करने के लिए नॉर्थ ईस्ट पर ब्रिटिशर्स का कब्जा जरूरी था। तो ऐसे में ये वॉर हुआ और जीते कौन, ब्रिटिशर्स जीते।
और ब्रिटिशर्स ने आसाम, नागा हिल्स, मणिपुर, काचर, जैंतिया, अराकन प्रोविंस जो आज म्यांमार का पार्ट है, इस सभी एरिया को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। अब इसके बाद 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने तो देखा कि हाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और अगर इनके इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए और देखा गया कि ये ट्राइब्स जो हैं बार बार ब्रिटिश गैरिसन्स को अटैक कर लेते थे, जो वहाँ से बेसिकली ब्रिटिशर्स वेल्थ मूव करते थे वो चला जाता था, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हमें यहाँ पर स्टेबल रहना है तो कुछ ना कुछ हमें यूनिफॉर्मिटी, एक थ्रेड में इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेड जो ब्रिटिशर्स को दिखा वो था क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन। ऐसा क्यों? देखिए, ट्राइबल्स का रिलीजन क्रिश्चियन नहीं था, उनके अपने फोक थे, अपने ट्राइबल रिलीजन्स थे, और मैंने जैसे बताया आपको डाइवर्सिटी थी, राइट, कल्चर्स में एंड ट्रेडिशंस में। ब्रिटिशर्स ने एक तो रिलीजन का यूज़ किया, दूसरा एक इंसिडेंट हुआ, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक चला, और इस बीच ब्रिटिशर्स ने नागा सोल्जर्स को भेजा फ्रांस। अब इस एक्सपीरियंस से नागा सोल्जर्स को क्या मिला कि अच्छा, यानी कि जो सेंस ऑफ कॉमननेस है, अगर कॉमन ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, तो वो लोग अपना एक देश बनाते हैं। क्योंकि यूरोप में जो राष्ट्र की संकल्पना है, जो आइडिया ऑफ नेशन है, वो यही है, राइट, अ कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन एथनिसिटी, देन यू बिल्ड अ बॉर्डर एंड ओवर दिस यू हैव अ नेशन, तो वो आप नेशन है, राइट। तो ऐसे में जब 1918 में वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब लोग वापस आए तो उन्होंने, नागा वेटरन्स ने कहा कि जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाले कोर्स से हमें कनेक्ट मत करिए। 1918 में, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म ही हुआ है, नागा क्लब की स्थापना की गई और रिलीजन एज अ क्रिश्चियनिटी एक बाइंडिंग फोर्स बनी। तो आपने देखा कैसे रिलीजन के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इस एरिया में स्टेबिलिटी अपने पर्पस के लिए लाने की कोशिश करी, और इसके बाद ये एक अलग से नेशनलिस्ट कॉज बन गया, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। मिस्टर माइल्स ब्रॉनसन कहे जाते हैं वो पहले व्यक्ति थे जो कि नागा से जिन्होंने कनेक्ट किया था व्हेन ही वाज ऑन असम मिशन, क्योंकि पहले जहां आज आप नागा लैंड देखते हैं वो एक टाइम पर असम के अंडर आता था, राइट, और खुद ब्रिटिश हुकूमत ने इस एरिया के लिए अलग से गवर्नर चुना हुआ था। हमारे लिए काम की बात यह भी है कि ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट में जब मिशनरीज को भेजा तो वहाँ पर 3 डायमेंशंस पर काम हुआ। एक तो एजुकेशन पर, यानी कि जैसे माइल्स ब्रॉनसन ने वहाँ पर स्कूल खोला ट्राइबल बच्चों के लिए। स्टार्टिंग में तो 20 ही स्टूडेंट्स थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते चले गए, अलग अलग स्कूल खुलते चले गए। इनको पैसा किसने दिया? पैसा दिया खुद ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि एक तरीका था उनको मोबिलाइज करने का टू वर्क फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में माइल्स ब्रॉनसन ने देखा टी प्लांटेशन का स्कोप, और उसके बाद हम सबको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर इकोनॉमिक सोर्स बन गया ट्रेड इन टी। तो यानी कि एजुकेशन, इकोनॉमिक एंगल एंड रिलीजन, ऑल 3 वर यूज्ड बाय मिशनरीज इन दिस एरिया, राइट। 1929 में जब साइमन कमीशन आया, जिसका पर्पस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो खामियों की बात थी उसको रिव्यू करना और सजेस्ट करना कुछ नए रिफॉर्म्स के बारे में, तो ये तो अच्छी बात थी, है ना। लेकिन हमने ये भी जाना है साइमन गो बैक, राइट। तो यानी कि इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट अपने जोरों पर थी उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर नागा क्लब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई जरा वो देखिए। इन्होंने कहा, आवर हिल्स में बी विदड्रॉन फ्रॉम रिफॉर्म्ड स्कीम, हमें नहीं चाहिए कोई भी रिफॉर्म जो साइमन कमीशन रिकमेंड करेगा। हम तो चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रखा जाए, एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट की जाए, हमें उस एक ब्रिटिश राज के अंडर, जिसको आप ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, उसके अंडर हमको काउंट मत कीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल अलग हैं। अलग कैसे हैं? तो इसमें 3 रीजन दिए गए नागा क्लब द्वारा। नागा क्लब ने कहा सबसे पहले तो हमारी लैंग्वेज अलग है, दूसरा हमारा रिलीजन अलग है, वी हैव नो सोशल एफिनिटी विद हिंदूज और मुस्लिम्स, साथ में कहा हमारा फूड अलग है, एंड वी आर लुक डाउन बाय दीज पीपल, क्योंकि हम बीफ और पोर्क खाते हैं, तो इस वजह से हम बिल्कुल अलग हैं, हमें इनसे मत जोड़िए। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से इसके थ्रू कहा तथास्तु। तथास्तु कैसे कहा? एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया नागा हिल्स को, यानी कि नाउ नागा हिल्स वोंट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ दैट स्कीम बाय विच दे वर रनिंग द होल ब्रिटिश इंडिया, राइट। तो यहाँ से एक और
पर्पस सिद्ध हो गया, राइट, एक तरीके से रूट वाली बात हो गई। ऑन वन हैंड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग, आज़ादी की लड़ाई जोर पर थी, लेकिन दूसरी तरफ खुद नागा क्लब भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि खुद अब ये राजनीतिक ताकत बनने लगे। कैसे? नागालैंड नेशनल काउंसिल बनाई गई, एनएनसी, 2 फरवरी 1946। तारीख से पता लग रहा है क्या चलने वाला अभी इंडिया में, 1946, यानी कि अभी हम 1947 में आज़ादी होनी है। और ये पॉलिटिकल आउटफिट अब डिमांड देखिए क्या करेगा। इसके 2 पार्ट बने, एक है एक्सट्रीमिस्ट जिसको लीड कर रहे थे फीजो, और 2 थे मॉडरेट्स, मींस मॉडरेट्स में 2 प्रोमिनेंट लीडर थे, मिस्टर टी सेखेरे एंड मिस्टर अंगामी। अब जो मॉडरेट्स थे उनके साथ भारत सरकार ने संपर्क साधा और कहा कि देखिए बेहतरी इसी में है कि जो नागा वाला एरिया है वो इंडिया का ही पार्ट बने। तो हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक नागालैंड पार्ट, लेकिन कंडीशंस क्या थी जो भारत सरकार ने भी हामी भरी। उस टाइम पर ब्रिटिश हुकूमत के थ्रू ये हो रहा था। एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ जिसको कहा गया नागा अकबर हैदरी अकॉर्ड। अकबर हैदरी अकॉर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम पर इस एरिया के जो गवर्नर थे वो थे सर अकबर हैदरी, जिनको अपॉइंट किया गया था खुद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। और इन्होंने एग्री किया कि भाई जो जुडिशरी है आपकी, वो जो आईपीसी सीआरपीसी जो खुद ब्रिटिशर्स यूज करते थे वो आप पर नहीं यूज होगी। खुद नागा के जो कस्टम्स हैं वही क्रिमिनल एंड सिविल लॉज में यूज होंगे। जो प्रशासन होगा उसमें भी भागीदारी ट्राइबल्स की ही होगी और आपको बड़ी मात्रा में ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाएगा। तो इस बिहाफ पर मॉडरेट लीडर्स ने कहा हाँ इट सीम्स लाइक अ गुड प्रपोजल और इसको एक्सेप्ट करते हैं। नागा जो एरिया है उसको यूनियन ऑफ इंडिया का ही पार्ट रखते हैं, वो बेस्ट रहेगा। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे मिस्टर फीजी, उनको तो ये बात रास नहीं आई। अगेंस्ट नागालैंड बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडिया, फीजी तो सख्त खिलाफ थे कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अलग देश की मांग कर रहे थे। इन्होंने कहा आई डोंट इंटेंड टू वॉच ब्लैक गवर्नमेंट रिप्लेस व्हाइट गवर्नमेंट। इनका मानना था कि कुछ नहीं हो रहा, केवल अब काले अंग्रेज आ जाएंगे, नागाज का भला नहीं होगा। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी से मिले और फीजो का कहना है कि महात्मा गांधी जी ने इनको आश्वासन दिया कि जबरदस्ती नागाज को इंडिया का पार्ट नहीं बनाया जाएगा और अगर इंडियन मिलिट्री से कोई भी गोली चली तो पहले गांधी जी वो गोली खाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। खैर, लेकिन 1946 में जब नेहरू और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस बात को डिस्कस कर रहे तो उन्होंने कहा कि नागालैंड को हम अलग कर ही नहीं सकते। रीजन, क्योंकि अगर हमने नागालैंड को अलग देश जाने भी दिया तो इसको कैप्चर कर लेगा कौन? चाइना। और चाइना ने कैप्चर कर लिया तो जाहिर सी बात है वो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग बात हो जाएगी। कारण आप सबको पता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को तो अपना पार्ट बताता ही है मेजर, राइट, और नागालैंड एक छोटा स्टेट है कंपैरिजन अगर किया जाए, राइट। लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए। तो आगे अगर यहाँ पर फॉरवर्ड पॉलिसी चाइना ने रख ली तो आपको ही लगता कि इंडिया के एरिया को फर्दर घटाने का काम कर सकता था चाइना। तो इस वजह से नेहरू वॉज क्लियरली अगेंस्ट कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अलग से एरिया नहीं दिया जा सकता। 14 अगस्त 1947 आया, फीजो डिक्लेयर्ड नागालैंड एज इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले फीजो ने कहा अलग राष्ट्र बन गया नागालैंड। एंड बॉयकॉटेड अगस्त इंडियाज इंडिपेंडेंस, जो अगले दिन इंडियन इंडिपेंडेंस था उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया कि हम तो इसको मानेंगे नहीं। और ऐसे में 2 इंसिडेंट हुए। तो एक तो हुआ कि उन्होंने जनमत संग्रह कराया और दूसरा था कि उन्होंने इलेक्शन को बॉयकॉट करा दिया नागाज से। अब देखिए जो प्लेबिसाइट उन्होंने कराया, जनमत संग्रह कराया, इसमें उन्होंने कहा कि 99.9% नागाज ने ये बेसिकली अपनी रुख दिया है कि वो अलग राष्ट्र का भाग बनना चाहते हैं, वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते। तो ऐसे में जो नागा इंसर्जेंट्स हैं वो इस प्लेबिसाइट को बिहाफ मानकर कहते हैं, जब वो अलग देश बनाना चाहते थे तो आप उनको कैसे मिला सकते हैं। दूसरा इंसिडेंट, कंप्लीटली बॉयकॉटेड द जनरल इलेक्शंस, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इसके बाद नेहरू जी बर्मन लीडर के साथ जाते हैं इस एरिया में तो देखा जाता है कि जो ट्राइबल हेड्स थे वो बॉयकॉट कर देते हैं इस मीटिंग को और बीच में ही वापस चले जाते हैं। और ये कवरेज होती है बर्मीज मीडिया में। तो बर्मीज मीडिया कहती है कि बेसिकली एक तरीके से नेहरू जी की साख पर क्वेश्चन आ गया कि भाई यहाँ पर सीधे सीधे आपको ही बॉयकॉट किया जा रहा है आपके ही एरिया में। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि इस एरिया में हमें मोबिलाइज करना होगा अपनी आर्मी को, और आर्मी मोबिलाइज होगी तो जाहिर सी बात है अब चीज़ें बदलेंगी, यानी कि अब कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने वाले थे। ऐसे में जो स्प्लिट हो जाता है एनएनसी में, यानी कि जो मॉडरेट्स थे और जो
एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते हैं कि अब तो हम साथ एनएनसी में रह ही नहीं सकते, वी नीड टोटल सेपरेशन। मिस्टर टी सेक्रे जो कि एक मॉडरेट लीडर थे जिन्होंने एक अहम रोल निभाया था 9 पॉइंट प्रोग्राम में, 9 पॉइंट एग्रीमेंट में, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है बाय द सपोर्टर्स ऑफ फीजो। और इसके बाद फीजो हो जाते हैं इंडिया से गायब, लंदन चले जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान के थ्रू। मैंने कहा था ना कि आपको बता दूं, इंसर्जेंट्स को आप केवल हथियारों के थ्रू ख़त्म करना चाहें कि भाई इनसे ज़्यादा हथियार तो डिफेंस फोर्सेस इंडिया के पास हैं, एक बार क्लीन स्वीप कर दीजिए, लेकिन ये एक आइडिया है और इस आइडिया को चलाने वाले लोग दुनिया के अलग अलग कोने में बैठकर भी लोगों को भड़का सकते हैं। तो हमें काउंटर आइडिया और काउंटर रियलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि इनके आइडियाज़ की रिलेवेंस कम हो जाए, अलॉन्ग विद द यूसेज ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज़ करना होता है। अब देखिए ये एक बोर्ड देखिए क्या लिखा है जो नागालैंड में आमतौर पर देखा जाता था, नागाज आर नॉट इंडियन, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। और इसको देखिए, वी शैल अपहोल्ड एंड डिफेंड दिस यूनिक ट्रूथ ऑल कॉस्ट एंड ऑलवेज। फर्स्ट प्रेसिडेंट फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, अपनी सरकार, जैसे फीजो ने कहा था ना कि अलग देश बन गया है, आज़ाद हो गया है, राइट, 14 अगस्त 1947, तो इन्होंने अलग से अपने राष्ट्रपति भी चुन लिए और बता दिया कि हम राष्ट्रपति हैं और ये लगा हुआ है। हालांकि भारत की फोर्सेस ने कहा कि हम बताते हैं कि कैसे देश चलेगा क्योंकि दिस इज़ इंटीग्रल पार्ट। Now, Angami Japo Fizo announced that federal government of Nagaland and started controlling underground तरीके से वो basically insurgents को और अपनी आर्मी को कंट्रोल करने लग गए। 1958 आया, इंडियन गवर्नमेंट ने आस्पा लगाया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि इंसर्जेंसी को हैंडल करने के लिए अब हमारी आर्म फोर्सेस के पास पावर और ज़्यादा बढ़ा दी गई। एंड इसके बाद फर्दर किलिंग्स हुई इंसर्जेंट्स की, इस एरिया में थोड़ा न्यूट्रलिटी लाने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि इस 56 से लेकर 58 के बीच में 2 साल में करीब 1400 जो नागा इंसर्जेंट्स हैं वो मारे गए। नागा नेशनल काउंसिल से रूप चेंज हुआ, नागा पीपल्स कन्वेंशन बनी जो कि पीसफुली वर्क करना चाहती थी नागालैंड की गवर्नमेंट के साथ और भारत सरकार के साथ। तो यानी कि हमने एक ट्रांजिशन भी देखा आफ्टर स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स विच वर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आस्पा का ही यूज़ हो रहा था, इसके साथ साथ भारत सरकार अब विशेष पैकेजेस भी दे रही थी इंसर्जेंट्स ग्रुप को कि जिससे कि ये नॉन न्यूट्रलाइज हो जाएं, हथियार डाल दें, जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट वर्क, ये भी चल रहा था। जैसे कि मॉडरेट लीडर ने कहा कि भारत सरकार ने वहाँ पर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी कुछ काम किया। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था एक रुख में चेंज आने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज अलग देश की मांग खत्म हो गई थी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट अलग से काम कर रहे थे। विद द सपोर्ट ऑफ एनपीएस 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है इंडिया में और आर्टिकल ऐड होता है 371A, 371A, यानी कि अब स्पेशल स्टेटस के साथ स्टेटहुड दिया गया नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को, यानी कि जो ऑटोनोमस स्टेटस की मांग थी वो ऑटोनोमस स्टेटस की मांग को माना गया फॉर डेवलपमेंट पर्पस। बिफोर 1963 नागालैंड रीजन वाज नोन एज नागा हिल्स, असम का पार्ट होता था। शिलोंग एकॉर्ड होता है 1975 में। क्या होती है इसकी जर्नी? सबसे पहले तो दो नागालैंड बिकेम स्टेट इन इंडिया, एनएनसी स्टिल कंटिन्यूड देयर रेजिस्टेंट मूवमेंट अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि एनपीसी जो पीपल कन्वेंशन थी उसने कहा हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन स्प्लिट था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कह रहे थे नहीं, अलग से देश की मांग होगी। 1964 में सम ऑफ इट्स कार्डर्स इवन एक्चुअली वेंट टू चाइना और माओ जेडोंग के जो आर्मी है वहाँ से ट्रेनिंग भी ली और वहाँ से हथियार भी लिए, यानी कि चाइना इस इंसर्जेंसी का प्रयोग भारत को कमज़ोर करने के लिए कर रहा था। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो ये नागा ट्राइब्स थे और जो नागा कॉज था, ज़रूरी नहीं है कि इसमें से हर एक आउटफिट कम्युनिस्ट कॉज में विश्वास रखता हो। नागा ट्राइब्स फर्दर स्टार्टेड हैविंग डिफरेंसेस एंड एस्टैब्लिश्ड मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इन द रीजन बिगेन, यानी कि आपस में ही नागा ट्राइब्स में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। अब इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने इसी मोमेंट पर क्या किया? टॉक्स विद लीडर्स ऑफ नागालैंड हु ईदर गॉट टायर्ड ऑफ दिस डिवीजन, क्योंकि वो खुद ही थक गए थे इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से, और साथ में कुछ खुद ही नागा ट्राइब्स के कुछ लोग खफा थे इन इंसर्जेंट ग्रुप से, क्योंकि इन्होंने कम्युनिस्ट पावर्स का साथ लिया था और वो कम्युनिज्म के सपोर्ट में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि चाइना का साथ लिया जाए, कम्युनिस्ट का साथ लिया जाए। शिलोंग एग्रीमेंट हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडरग्राउंड नागाज इंसर्जेंट्स के साथ कि अब सीज फायर होगा। टर्म्स क्या थी? नागा रिबल्स टू गिव अप ऑन देयर आर्म्ड रिबेलियन, जो नागा रिबल्स हैं अंडरग्राउंड वो अपना अलग देश की मांग छोड़ दें, भारत के संविधान का सम्मान करना स्टार्ट कर दें। इस दौरान हमने देखा
जो लीडर्स हैं, NSCN बनी और NSCN बेसिकली अब ये एक तो आउटफिट था जो भारत सरकार के साथ थी, एक आउटफिट था जो मैंने आपको बताया जो अलग से देश की मांग कर रही थी। अब इसमें ये प्रोमिनेंट लीडर थे, मिस्टर चीशी सू, SS कापलांग एंड मिस्टर मूविया, और इन्हीं में भी बाद में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मिस्टर कापलांग ने एक अलग NSCN बना ली जिसको हम NSCN-K बोलते हैं, जो कि अभी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की तरफ से। दूसरा आपका NSCN-IM बन गई, मिस्टर इसका एंड मिस्टर मूविया। तो इसका चीशू सू एंड मिस्टर मूविया की IM, NSCN-IM, यही वो इंसर्जेंट ग्रुप है जिसके साथ भारत सरकार प्रेजेंट में वार्ता में बेसिकली लगी हुई है। मतलब एग्रीमेंट साइन है, डिटेल्स बाहर नहीं आई थी, अभी जो डिमांड चल रही है उस पर भारत सरकार ने इनको क्लियर इंडिकेशन दिया है। नागा नेशनल काउंसिल से हम आए नेशनल पीपल्स कन्वेंशन में, ये अभी तक की जर्नी है हमारी। इसके बाद हम NSCN-IM पर आ गए और NSCN-K पर आ गए, इसमें फर्दर डिवीजन हुआ। लेकिन NSCN मांग करी थी ग्रेटर नागालैंड की, यानी कि अलग से देश चाहिए ही चाहिए। ये है अलग से देश जिसकी वो मांग कर रहे हैं, यानी कि आपका असम का एरिया भी हो गया, मणिपुर का एरिया हो गया और ये म्यांमार का भी एरिया होगा। इसी वजह से म्यांमार की जो आर्मी है उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट एक बैलेंस बनाकर चल रही है। भले ही वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ, लेकिन हमें पता है इस एरिया की सुरक्षा के लिए हमें म्यांमार आर्मी का सपोर्ट चाहिएगा, क्योंकि म्यांमारीज टेरिटरी के डेंस फॉरेस्ट में भी कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप अपने कैंप बनाकर काम करते हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशन सनराइज भी चलाया, जिसमें म्यांमार आर्मी ने भारत सरकार के साथ यहाँ पर कितने सारे इंसर्जेंट ग्रुप को क्लीन स्वीप भी करा, राइट। तो इसी वजह से कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाई भारत सरकार क्लियर एक्शन क्यों नहीं ले रही डेमोक्रेसी को अपहोल्ड कराने के लिए म्यांमार में। तो उसके लिए हमारे सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, राइट। नहीं तो म्यांमार की आर्मी ने अगर क्लोजनेस कर ली चाइना से तो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। नागाज इन अदर स्टेट्स ऑल्सो आर्ग्यू कि उनके साथ बेसिकली शोषण होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स किल्ड सम मणिपुर विलेजेस में कुछ चीफ्स को हत्या कर दी गई जो कि नागा ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो ऐसे में इस बिहाफ पे भी NSCN कहता है कि देखो, चाहे मणिपुर में है नागा, चाहे असम में है नागा, आपका वहाँ पर शोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि आप हम माइनॉरिटी में हो। लेकिन अगर आप नागालैंड का सपोर्ट दोगे तो एक देश बनेगा जिसमें सभी नागाज एक साथ रहेंगे, तो आपको कोई शोषण नहीं कर पाएगा। तो इस कॉज के आधार पर वो मोबिलाइज करते हैं नागाज को। पीस टॉक्स की शुरुआत होती है 1990s में। NSCN टॉप लीडर्स दे एस्केप टू थाईलैंड, बट इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू टू स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद देम अलग अलग टाइम पर। अब देखिए, मैंने कहा कि दो स्प्लिट हो गए थे। NSCN-IM में है मिस्टर आइसिक एंड मिस्टर मूविया, इसी वजह से हम कहते हैं IM, और ये NSCN-K है जिसमें मिस्टर खापलांग। अब देखिए, 3 हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग कोने में इन नागा इंसर्जेंट से मिलते हैं। PV नरसिम्हा राव पेरिस 1995, 1998 अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा ज्यूरिख 1997। तो इंडियन लीडर्स मेट विद देम कि कुछ सोल्यूशन निकले नागा इंसर्जेंसी का। इंडियन गवर्नमेंट ने वायलेंस को स्टॉप करने के लिए अलग अलग सीज फायर एग्रीमेंट भी किए। NSCN-IM के लिए साथ 1998 में हुआ, इनके साथ 2001 में हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लगातार सीज फायर वायलेशन होता रहा। सीज फायर का मतलब कि अब हथियार का यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी हथियार का यूज़ होता है। अभी रिसेंटली 2015 की बात है, मतलब जब भारत सरकार ने कहा कि नाउ स्टॉप और अब हम आपको बैन कर रहे हैं NSCN-K को। इंडियन सोल्जर्स किल्ड मिलिटेंट एम्बुश इन नागालैंड। तो NSCN-K हेडेड बाय SS कापलांग। भारत सरकार ने कहा कि अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है और इस पर क्लियर एक्शन होगा, आपके साथ तो बातचीत भी नहीं होगी फिलहाल। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि इनकी कमाई कहाँ से हो रही है और क्या ये दोबारा जंगल में जाकर वो गुरिल्ला वारफेयर कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, मीन्स एनालिसिस है। वो कहते हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर ये जो लीडर्स हैं जो पहले एक्चुअली मिलिटेंट थे, आज ये दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे हैं, तो इनको अब लेविश लाइफ जीने का बेसिकली आदत पड़ गई है। तो नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो इन टू द डेंस फॉरेस्ट एंड कीप देयर मूवमेंट गोइंग देयर। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इनकी कमाई का जरिया क्या है? एक तो एक्सटोर्शन मनी इन एरिया से, दूसरा ड्रग्स, और तीसरा गवर्नमेंट के पैकेजेस। गवर्नमेंट देती है कि आप सही रास्ते पे आ जाएं, लेकिन इस वजह से अब इनको इनकी आदत पड़ गई है। मोदी गवर्नमेंट NSCN-IM साइन हिस्टोरिक नागा पीस अकॉर्ड, और कहा गया ये मेजर अचीवमेंट है। NSCN-K को तो मोदी जी ने कहा कि नो एग्रीमेंट विद NSCN-K एंड वायलेटेड सीज फायर वायलेशन, क्योंकि 2015 में इन्होंने इंडियन आर्मी पर अटैक किया, तो इनके साथ तो बातचीत होनी नहीं है। और ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी, मोदी जी ने कहा कि नाउ इट इज़ अबाउट टू रिजॉल्व।
NSCN gave action to join Naga peace talks. कहा गया peace talks NSCN IM refuses and budge Naga national flag and constitution demand. ये वो डिमांड कर रहे थे। NSCN ने भी कहा 2020 में ही कि हम भी दोबारा पीस टॉक्स में आना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी उस पर पॉजिटिव रुख नहीं दिखाया, लेकिन NSCN IM के साथ ये बातचीत अभी चल रही है। NSCN IM punishes member। अब देखिए ये एक NSCN IM के मेंबर हैं, ये एक तरफ भारत का फ्लैग और एक तरफ NSCN का जो नागा फ्लैग है, उन दोनों को लेकर ट्रैवल कर रहे थे। तो ऐसे में इनके खिलाफ एक्शन ले लिया कि आप क्यों इंडिया का फ्लैग और नागालैंड का फ्लैग साथ साथ ले लो, इंडिया का फ्लैग नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो यानी कि हमें पता लग रहा है कि भले ही यहाँ पर टॉक्स चल रही हों, एग्रीमेंट बिल्कुल क्लोज हो, लेकिन अभी भी कितने सारे गैप्स हैं जो अभी फिल होने हैं। मीन्स देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन वन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ साइडलाइनिंग तिरंगा। भारत सरकार ने यह भी कहा कि आप अपना फ्लैग रख सकते हो, लेकिन कभी अगर ऑफिशियल हॉलीडेज है या जैसे नेशनल हॉलीडेज होते हैं तो ऑफिशियल जो भी ओकेशंस होंगे वहाँ पर केवल एक ही फ्लैग रहेगा, वो है तिरंगा। अब इस पर बातचीत अभी चल रही है। तो अब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस इशू में हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आइडेंटिटी, यानी कि जो नागाज की आइडेंटिटी है, जो उनके राइट्स हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स जो डाइवर्सिटी है, क्या इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, अभी बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371A, राइट। साथ में पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स देयर। लॉ एंड ऑर्डर को हमें सिक्योर करना पड़ेगा, तभी जनता विश्वास करेगी भारत सरकार पर। तो ऐसे में इसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने विशेष पावर भी दी हुई है वहाँ पर डिफेंस हमारी फोर्सेस को। बॉर्डर सिक्योर करना पड़ेगा, नहीं तो इलीगल माइग्रेशन का जो इशू है उससे भी लोकल पॉपुलेशन बेसिकली डिस्टर्ब होती है। जॉब एंड ट्रेड क्रिएट करने पड़ेंगे, इसके लिए भारत सरकार कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी यूज़ कर रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सेंटर पॉइंट माना गया है नॉर्थ ईस्ट को। साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने अलग से मिनिस्ट्री भी रखी हुई है, डोनर, राइट, डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, डिपार्टमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, थाईलैंड, म्यांमार एंड इंडिया, साथ में कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। पॉलिटिकल एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मेन स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी हमें नॉर्थ ईस्टर्न पीपल की। तो आई थिंक आपको ये इशू क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इशू के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।